आपको डायमेंशन याद होना जरूरी है। मास का डायमेंशन क्या रहेगा? m1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा? L1t -1। बिल्कुल सही बेटा, मक पुड़ेगा है। अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में, चलो इसको नाम देते हैं फ्रॉम वन। मैं इन इक्वेशंस की जगह पे क्या डाल दूंगा? इनका डायमेंशन। तो m1 L1 t -1 इज इक्वल्स टू m का पावर 1 रेज टू पावर x L1 t -1 रेज टू पावर y। जब आप डायमेंशंस लिखते हैं तो ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, फिर आगे क्या? m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -1। ये LHS वाले को एज इट इज लिख डाला। आराम से देखो मैंने क्या किया। फिर अब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और हर एक अंदर बोले तो क्या, पावर के साथ। जैसे कि आपको मालूम होगा ना, a रेज टू पावर m, उसका पावर n, उसको क्या लिखते हैं आप? m इंटू n। तो भैया x को इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया? m का पावर x। हाँ जी भाई, m का पावर x आ गया। अब y को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, l का पावर y t का पावर -y। यहाँ m है, यहाँ l है, ये t है, तीनों को मिला के एक साथ लिख डालो। m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -y, सबको एक ब्रैकेट में लिख डाले अपन ने। वाह! अब इत्मीनान से देखो, यहाँ m का पावर क्या है? x है, m का पावर x है। यहाँ m का पावर क्या है? 1 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ l का पावर क्या है? यहाँ l का पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? y इक्वल्स टू 1 भी है, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। समझ में आया ये? अरे बोले भैया y भी पावर भी 1 है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर आगे क्या? अगर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो मैं अब इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर फ्रॉम 1 मोमेंटम इज इक्वल्स टू k m रेज टू पावर 1 v रेज टू पावर 1, क्योंकि m का पावर क्या था? x, v का पावर y, दोनों की वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी। आया समझ में आपको? पक्का है कि नहीं? ठीक है। तो ये k का मतलब, बोले सर ये k का क्या करना, वैसे छोड़ना है k को। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मालूम होगा, कोई चीज़ अगर कांस्टेंट रही तो उसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देते अपन। k यहाँ पर कांस्टेंट है तो k की जगह मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से आया। तो बोले सर ये कब मालूम पड़ा? ये बहुत बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ पर 1 आएगा करके। बोले 1 कहाँ? यहाँ। सॉरी, वैल्यू, हाँ ये वैल्यू मालूम नहीं रहती अपने को, कोई तो भी एक कांस्टेंट होगा, तो उस मालूम भी नहीं तो बोल सकते अपन। मतलब क्या है प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है मालूम? क्या कि कांस्टेंट चीज़ों को मारो गोली, सिर्फ उन्हीं को लिखो जो बदल सकने वाली चीज़ें हैं। वेरिएबल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसके ऊपर। तो जैसे कि मान लो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² है ना, तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? जैसे मुझे एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी निकाला तो किसी चीज़ की, तो वो ऑब्जेक्ट का मास बदल सकता ना। मैं बोलूँगा मुझे ये मान लो कि मैंने पेन फेंक के मारा, ऐसा है कि नहीं? मैं बोलूँगा पेन की काइनेटिक एनर्जी निकाल, तो तू गिनेगा पेन का मास कितना है ना? कितनी स्पीड से फेंके तुमने वो गिनेगा, और इस फॉर्मूले में डालेगा, सॉरी इस फॉर्मूले में डालेगा, मास की वैल्यू डालेगा, वेलोसिटी की वैल्यू डालेगा, और तू काइनेटिक एनर्जी निकालेगा। फिर मैंने बोला ये चेयर फेंक के मारता हूँ मैं इसको, ऐसा है कि नहीं? तो तू क्या करेगा? मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी निकाल चेयर की, तू क्या देखेगा? चेयर का मास कितना है, चेयर की वेलोसिटी है ना, स्पीड कितनी है। हो सकता है डिफरेंट होगी, मगर ये बदलेगा क्या? उस फॉर्मूले में ये नंबर बदलेगा क्या? नहीं, नंबर तो वही रहेगा ना, हाफ। तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ये दोनों क्या है बेटा? वेरिएबल्स, मतलब बदल सकने वाले। और ये क्या है? कांस्टेंट, जो नहीं बदलेगा। कैलकुलेशन मतलब अच्छा काम क्या रहता है? ये रिलेशन बताता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल, एक अच्छा बता, तूने सवाल पूछा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है तुमको? तू पाया क्या बोलते उसको उर्दू में? पता नहीं क्या बोलते या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन?
पाई डी है ना, पाई इंटू डायमीटर। इसको भी वही बोलते कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब क्या मालूम क्या, देख तुम एक छोटा सा सर्कल लो, छोटा सा सर्कल लो, तुम यहां से टेप पट्टी लो और यहां से गिनना चालू करो, वो क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस। जब सर्कल की लंबाई गिनते ना ऐसी अपन, उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, बोले गिन लिया मैंने। अब यहां से यहां तक गिनो उसका डायमीटर, बोले गिन लिया, डिवाइड कर डालो उसको, आंसर क्या आएगा 3.142222 करके, ऐसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आता है। ठीक है चलो भाई, अब बड़ा सा सर्कल लिया मैंने, है कि नहीं, और बड़े सर्कल की मैंने टेप पट्टी लगा के सरकमफ्रेंस गिन लिया, और फिर उसका डायमीटर देख लिया, दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो कितना आ रहा 3.1422 ऐसे करके आ रहा। अब एक काम कर, अकोला के इतना बड़ा सर्कल ले ले, अकोला के इतना बड़ा सर्कल ले ले, उसका सरकमफ्रेंस गिन, है ना सी, उसका डायमीटर गिन, डिवाइड कर C/D, कितना आंसर आ रहा 3.1422 है ना। अब एक काम कर, दुनिया का इतना बड़ा सर्कल ले ले, उसका सरकमफ्रेंस ले, उसका डायमीटर गिन, C/D कर, फिर से आंसर क्या आएगा 3.1422 है ना। मतलब ये क्या बता रहा, हर हाल में ये वैल्यू कैसी आ रही, सेम आ रही। उसको अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो वही है, वो बता रहा कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी इनका। तो वैसी काइनेटिक एनर्जी को जब भी आप mv² से डिवाइड करोगे हमेशा हाफ ही आएगा, आया समझ में। तो ये हुआ हाफ ऑफ mv²। अब ऐसा है कि ये तो चीज़ें बाद में पता चली थी, डायमेंशन ये बता पाया था क्या, नहीं। तो इसीलिए जब आप डायमेंशन लिख रहे तो डायमेंशन तो जानते ही नहीं ना कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए वो क्या लिख देगा, सिर्फ के, कोई तो भी नंबर आएगा। जैसे मोमेंटम में क्या आया, 1 आया, वो नहीं चाहे ना, 1 मल्टीप्लाई बाय mv लिखेंगे तभी तो जाके mv होगा ना, वो समझ में आया ना ये। ठीक है चलिए अगला, नेक्स्ट, रेडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम। अब सर ये कैसे पता लगेगा, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। आपने कहा सर 2 बातों पे, एक क्या, मास और दूसरा वेलोसिटी। चलिए फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू C m⁻⁴ और v⁻⁴ y। समझे बेटा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में 2 अल्फाबेट आते हैं, 2 वेरिएबल आते हैं, एक कौन कौन, मास और एक वेलोसिटी। तो इसीलिए मास का पावर x, वेलोसिटी का पावर y। C बोले तो कांस्टेंट, जिसके बारे में डायमेंशन को मालूम नहीं, हमको मालूम और डायमेंशन को मालूम नहीं, मतलब डायमेंशन अपने से भी एड़ा। अब देखो क्या करना है, पहले तो लिस्ट बना लो डायमेंशन की। काइनेटिक एनर्जी का m1 L2 T-2, अच्छा मास का m1, अच्छा वेलोसिटी का L1 T-1। चलो डालो वैल्यूज। काइनेटिक एनर्जी के जगह लिखो m1 L2 T-2, डायमेंशन लिखो ना अपन। मास की जगह लिखो m1, वेलोसिटी की जगह लिखो L1 T-1। फिर आगे सॉरी पावर x पावर y, ओके, m का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -2। अब देखो बेटा, m का पावर, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, L का पावर y, T का पावर -y, वेरी गुड। फिर उसके बाद है ना, अब देखो ये सबको मिक्स कर देंगे, एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, m का पावर x,
एल का पावर वाई टी का पावर माइनस वाई। अब यहाँ पर मैं एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढूंगा। यहाँ एम का पावर क्या है बेटा, आर एच एस में एक्स है, एल एच एस में एम का पावर क्या है, 1 है। तो तुमको नहीं लगता मैं एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकता है ना। अब यहाँ एल है, हाँ एल है, एल का पावर, यहाँ एल है, हाँ है, एल का पावर 2, तो वाई का इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, है ना। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं यहाँ लिख सकता देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हैं सी एम का पावर 1 वी का पावर 2, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट होगा कोई, डायमेंशन को मालूम नहीं, वो बात में पता चला कि हाफ है वहाँ पर, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन लिखना हो गया पहला, चलो जिसका दोनों हो जाए मेरे को अगला वाला सॉल्व करके दिखाऊं। मैं आपको डायमेंशन की लिस्ट बना के दे देता हूँ कि कई लोगों को डायमेंशन याद नहीं है ना, तो मैं उसकी डायमेंशन की लिस्ट बनाकर दे दूंगा। पीरियड ऑफ अ सिंपल pendulum capital T depends on length of simple pendulum and acceleration due to gravity where the system is oscillating. Obtain period in terms of given physical quantity. Obtain period in terms of given physical quantity. चलिए ट्राई करो, देखते हैं कौन कर पाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से लिखा जाता है। पहले वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया आप सभी का, ये पूरा पार्ट। solution, let t is equals to c l raised to power x g raised to power y। फिर मैं इनका डायमेंशन लिख दूं। टाइम पीरियड का डायमेंशन है t1, लेंथ का डायमेंशन है l1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है l1 t -2। चलिए जी बोलिए। आंसर की है तो ले लो उनका, हाँ करा दो।
चलिए देखते हैं ये वाला कौन सही बताएगा जवाब। और सबसे पहला आया, कम ऑन फास्ट। आया आया, x का पावर 1, गलत। सोचो, वैल्यू डालो, x की वैल्यू निकालो। देखो इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का डायमेंशन t1, लेंथ का डायमेंशन l1, उसका पावर x, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर l1 t - 2, उसका पावर y। यहाँ तक हुआ सभी का। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप भी हो गया होगा सभी का। l का पावर x, l का पावर y, t का पावर -2y। अब बेटा l तो गायब ही हो गए। अब ऐसा है, आप अभी उन्हें इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? l दो जगह है ना। यहाँ पर अब कैसा करेंगे फिर अपने को, देखो इधर l यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, भले वो ब्रैकेट में नज़र आ रहे होंगे, मगर l रेज़ टू पावर x, l रेज़ टू पावर y, t रेज़ टू पावर -2y, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बता बेटा, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n का क्या होता है, m+n होता है। तो l का पावर x मल्टीप्लाई बाय l का पावर y क्या होगा, l का पावर x + y। तो मैं यहाँ लिखूंगा t का पावर 1 इज इक्वल्स टू l का पावर x + y। समझा, l का पावर x + y। अब t का पावर अकेला, t तो अकेला है ना, कोई है क्या उसके साथ दूसरा t मल्टीप्लाई होने के लिए, दूसरा t है क्या, t अकेला, l है मगर t नहीं है, तो t के साथ कोई दूसरा t मल्टीप्लाई होने के लिए नहीं है। तो भैया t के पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दो l आ गए थे, इसीलिए उनके पावर को आपको ऐड करना पड़ा। मान लो 3 l आ जाते तो तीनों l के पावर को ऐड करना पड़ता। ठीक है, फिर आगे क्या, मग पुड़े काय। अब बोले सर अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर l का पावर क्या है, x + y है। सर वहाँ तो l ही नहीं है, हाँ 0। अरे भाई वहाँ पर अगर l नहीं है मतलब क्या है, l का पावर 0 है ना। याद है मैंने कहा था कि डायमेंशन आपको ऐसा भी लिख सकते, जैसे मान लो ये टाइम है ना, तो टाइम का डायमेंशन m0 l0 t1 भी लिख सकते हैं आप, या फिर सिर्फ t1 भी लिख सकते हैं आप। मतलब वहाँ l नहीं है मतलब उसका पावर क्या है, 0 है। समझा फरहान? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ l का पावर 0 है और यहाँ l का पावर x + y है। तो यानी कि x + y को आप किसके साथ इक्वेट करोगे, 0 के साथ। समझ में आया ये? समझा? फिर से बता दूं, l का पावर x + y और यहाँ तो l ही नहीं है, l नहीं है इसका मतलब 0 इसका पावर। तो x + y को 0 से इक्वेट करेंगे। t है, जी है, यहाँ t है, जी है, तो है भैया। तो -2y को 1 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे -2y = 1। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, y = -1/2। हाँ या ना?
हाँ जी भाई लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1/2। अच्छा x की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर ये वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-1/2 इक्वल्स टू 0। देखो x इज इक्वल्स टू -1/2 को उधर लेके जाओ तो +1/2। अरे वाह, कमाल की बात है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। एक आई +1/2, दूसरी क्या आई -1/2। तो मैं बोलूँगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, t इक्वल्स टू c है ना, l का पावर x है ना, l का पावर x, g का पावर y, यानी l का पावर +1/2 और g का पावर -1/2। फिर आप बोलेंगे सर ये इसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको एक इंडाइसिस का रूल मालूम है, a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻ माइनस है। तो लेके जाओ उसको नीचे, l का पावर 1/2, g का पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर इसका भी 1/2 इसका भी, तो दोनों को कॉमन में लिख डालो ना, l/g, उसका पावर क्या 1/2 है कि नहीं। और मैं बोलूँ किसी भी चीज़ का पावर 1/2 रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट में, तो क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू c √l/g। आया समझ में, फॉर्मूला कैसा बना था वो, है ना, ऐसा बना था वो। डोंट वरी, ये सिर्फ चिल्लर है, तुम नोटा नोटा वाले अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रॉब्लम देखेंगे एकदम बेहतरीन वाले, है ना। मैं तुमको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के कराऊंगा प्रैक्टिस, बहुत ज़बरदस्त, और तुम्हारे को एग्जाम बहुत आसान आएगा, है ना। नीट 2024 में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। डायमेंशन में 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, पिछली बार 3 आए थे नीट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरे एक एक मार्क इंपॉर्टेंट रखता भाई, एक एक मार्क, है ना, इतना डेंजर रहता हो, एक एक मार्क से हजारों बच्चे पीछे चले जाते। चलिए बाकी का हम लोग कल देखेंगे, आज यहीं पर फिनिश करते हैं।